स्टडी हिमाचल की कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 1756 वैकेंसी जारी कर दी है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग। दोस्तों इसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2020। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है, जब तक आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता लगेगा कि एमएस ऑफिस जब हम चैप्टर करेंगे तो हो क्या रहा है उसमें। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस है। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, उनके फंक्शंस देखेंगे एक दो वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हम डिस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, फिर सीपीयू शेड्यूलिंग की बात भी करेंगे। अभी हम बेसिक करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का आज। चलो देखते हैं। उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे लेटेस्ट पैटर्न नोट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के हमारे लेटेस्ट पैटर्न नोट्स जारी हुए हैं, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप डेली क्विजेस भी लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में होते क्या है। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो जोड़ते हैं यूज़र को कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। क्या कहने की बात कर रहा हूँ, एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कर रहा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जोड़ रहा है यूज़र को किसके साथ, कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ। किस तरह से जोड़ रहा है वो भी आपके साथ चर्चा करेंगे कि इंटरफेस एक्चुअली में होता कैसे वर्क करता है, हार्डवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर से एक बार थोड़ा सा डीपली जाएं तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक क्या पार्ट है, ठीक है। और इट वर्क इज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। जो आपको बताया मैंने, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब कि इन चीज़ों को जोड़ता है। किस तरह से इसके फंक्शन है, वर्किंग है, वो भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों देखते हैं जो विंडो के एग्जाम्पल, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास होते हैं। तो जो विंडो होता है, जो आपको भाई साइन दिख रहा है, ये ल्यूनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मैक का जो एप्पल में आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉयड आपको सैमसंग के मोबाइल्स में देखने को मिलता है, और iOS भी आपको एप्पल के फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्या थे, ऑपरेटिंग सिस्टम थे, किस तरह से वर्क करते हैं वो भी आपके साथ चर्चा करते हैं। दोस्तों इंटरफेस कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्या बात करने वाला हूँ इंटरफेस के बारे में। दोस्तों आपके पास एक यूज़र है। यूज़र कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अमित हो सकता है, राहुल हो सकता है, या हम या आप हो सकते हैं। यूज़र है वो किसके साथ अटैच होता है, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने मोबाइल में एक फेसबुक चला रहे हैं, या फेसबुक की आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है, या कोई ब्राउज़र आपने डाउनलोड करके रखा है, जैसे क्रोम हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, कोई अदर जियो ब्राउज़र हो गया, आप चला रहे हो, ठीक है। तो यूज़र किसके साथ कनेक्ट होता है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। यूज़र ने एप्लीकेशन ओपन की और जो भी सर्च करना है फेसबुक पर वो करने लग पड़ा, ठीक है। तो अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको चलाने के लिए कोई ना कोई तो इंटरनल स्टोरेज तो चाहिए, रैम चाहिए हो सकती है, रोम चाहिए हो सकती है, हार्ड डिस्क की भी ज़रूरत पड़ती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। कहीं स्टोर तो करना है, ठीक है। और प्रोसेसिंग के लिए आपको सीपीयू की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डाटा को प्रोसेस करवाना है, ठीक है। तो जो इन सभी को जो जोड़ता है, मतलब कि इन सभी का जो काम करता है, ठीक है, वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मीडिएटर का काम कर रहा है। किस तरह से कर रहा है वो भी आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यूज़र दो जगह पर अटैच होता है। यूज़र किसके साथ अटैच होता है, वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। जब यूज़र ने एप्लीकेशन ओपन की फेसबुक,
ठीक है। तो डाटा प्रोसेस हुआ, डाटा को जो एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, ठीक है। जब प्रोसेस हुआ तो रैम में भी तो वो डाटा जाएगा, तो वो आपको पता नहीं लगता है कि वो डाटा किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। आप तो मतलब कि खुद से ही आप फेसबुक खोलते हो तो आप सर्च करने लग पड़ते हैं, मोर कन्वीनियंट है, ठीक है। आपको कुछ पता नहीं लगता आप क्या कर रहे हो, ठीक है, किस तरह से डाटा प्रोसेस हो रहा है, कब रैम में गया, क्या हो रहा है, आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, ठीक है। और इससे आपको मतलब भी नहीं होता, क्योंकि आपने सिर्फ क्या करना होता है, आपने सिर्फ अपना काम करना होता है, फेसबुक पर कोई सर्च करना होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है। बट इनके बीच में जो काम हो रहे हैं वो आपको पता नहीं किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ पे एप्लीकेशन स्टोर है, क्या हो रहा है, कितनी मेमोरी ले रहा है, सीपीयू का कितना इस समय वेट है, मतलब कि कितना भार वो सहन कर रहा है, कितने प्रोसेसर को झेल रहा है, ठीक है। ये आपके पास कोई भी जानकारी नहीं होती, आपके पास सिर्फ ये आपको पता होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो अगला काम है हम तो सिर्फ यूज़र क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज़ करता है, बट जो इंटरनल स्टोरेज है, रैम रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क का काम वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। जो भी हर काम जो मैनेज करता है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है, और आपको और किसी से कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक एग्जांपल आता था, मेरे तो स्टूडेंट्स ने पूछा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो क्या होगा। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें हर चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पर हम बात करें, हमने देखिए हमने कोई वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट है, हमने सोचा उसको पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है हमारे जो लैपटॉप में, सॉफ्ट कॉपी पड़ी हुई है या मोबाइल में पड़ी हुई है, हमने सोचा प्रिंटर के थ्रू इसकी हार्ड कॉपी निकालनी है। तो हम कंप्यूटर में क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पी की जो प्रिंट कमांड निकालेंगे और जो प्रिंटर से डाटा आपका बाहर हार्ड कॉपी आ जाएगी। जैसे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता, जो कंट्रोल प्लस पी की कमांड किसमें थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही थी, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम लिखी गई है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें कंट्रोल प्लस पी की कमांड नहीं देनी पड़ती, हमें हर कोई डाटा को प्रोसेस करने के लिए पहले क्या देनी पड़ती, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती। मतलब कि हमें जो डाटा प्रिंट करवाना है उसकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती, उसके बाद ही हम डाटा को प्रिंट करवा सकते थे। कि प्रिंटर को कोई कमांड तभी मिलती कि हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दी जो प्रिंटर समझता हो, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आने से ये भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने से भी छुटकारा मिल गया, हम सीधे कमांड देते हैं और हमारे पास जो प्रिंट है मतलब हार्ड कॉपी वो आपको मिल जाती। किसी भी तरीके से हम लैपटॉप को स्विच ऑफ करना है, स्लीप में डालना है, सभी की आजकल क्या कमांड है, किसके थ्रू ये वर्क करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही वर्क करती है, ठीक है। दोस्तों यही लिखा है इसमें भी कि in computing an interface is a shared boundary across which two or more separate components of a computer system exchange information. The exchange can be between software, computer hardware, peripheral devices, human and combination of these। जो peripheral devices होती हैं वो क्या होती हैं, जो कंप्यूटर के साथ एक्स्ट्रा आती है, जैसे आपके साथ कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गए, ये एक्स्ट्रा लगते, कैमरा लेते हैं हम, ठीक है, वेब कैमरा, वो सभी पेरिफेरल डिवाइसेस जो एक्स्ट्रा होती है कंप्यूटर के साथ, ठीक है, उसको हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। इंटरफेस का मतलब भी आप समझ गए होंगे, जोड़ना। दोस्तों और क्या पढ़ना है, दोस्तों मेजर गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दोस्तों मेजर गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का इज टू प्रोवाइड कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, मतलब इजी में इजी टास्क प्रोवाइड करना। अब देखिए दोस्तों, हम वर्ड पे डॉक्यूमेंट लिखते हैं, ठीक है, हम डाटा को सेव करते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि डाटा हम बस कंट्रोल प्लस एस दबाते हैं, हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, तो हम सीधे सेव करते हैं, डाटा सेव हो जाता है कुछ ही सेकंडों में। उसी कन्वीनियंस का मतलब हुआ कि जो यूज़र है, यूज़र किस तरह से कंप्यूटर को चलाना चाहते हैं, ईजी कितना बनाया जाए कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को कितना ईजी बनाया जाए, उसको कन्वीनियंस कहते हैं। अब हम मार्केट में एजेंसी में कार लेने जाते हैं, स्कूटी लेने जाते हैं, हम क्या क्या चाहते हैं कि कार हो सस्ती से सस्ती और उसमें फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, कंफर्टेबल हो, एक हर आम आदमी के लिए कंफर्टेबल हो। मतलब कि कंपनी ऐसी कार बनाए, ठीक है, कंपनी चाहेगी भी ऐसी कार बनाए जो सभी आम आदमी के पहुंच के अंदर हो, मतलब मोर कन्वीनियंट हो, इजी
जिस लग्जरी कार हो, सस्ती कार हो और आपको हर तरह की सुविधा उसमें मिल रही है इजी वे में, कन्वीनियंट उसी को कहते हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा इसका मेजर गोल है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब कि नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड थ्रूपुट। जितने भी ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट होंगे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, उसे हम थ्रूपुट कहते हैं। मतलब हम कम समय में ज़्यादा टास्क को प्रोवाइड कर सके, वही किसका गोल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल है। देखिए फंक्शन भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कई तरह के हो सकते हैं। फाइल सिस्टम एक फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट एक फंक्शन है, रिसोर्स मैनेजर, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट और कई तरह के। देखिए फंक्शन फाइल सिस्टम का मतलब कि यूज टू मैनेज द कंप्यूटर फाइल्स एंड फोल्डर, ठीक है। कंप्यूटर की जो फाइल्स और फोल्डर को ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से मैनेज करता है वो इसके फंक्शन है फाइल सिस्टम के, ठीक है दोस्तों। रिसोर्स मैनेजर का मतलब हुआ जब हम अपने कंप्यूटर पर, रिसोर्स मैनेजर की बात करते हैं पहले, जब हम अपने कंप्यूटर पर अकेले काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें रिसोर्स मैनेजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम ईजिली खुद ही काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन जहां मल्टीपल यूज़र किसी हार्डवेयर या किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़र, जिस तरह से हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपना कस्टमर केयर का, कस्टमर केयर पे कितने फ़ोन कॉल आ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा एक तरह की एप्लीकेशन उन्होंने बनाई होगी, उसी पे काम कर रहे होंगे। आपसे जब आप कस्टमर केयर को करते हैं कि मुझे इसकी जानकारी चाहिए, तो आप वो मांगते हैं आपका फ़ोन नंबर, तो उनके पास पूरा डाटा आ जाता है, आपका नाम, ठीक है। तो कोई ना कोई वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे, मतलब कि जो मल्टीपल यूज़र किसी ना किसी हार्डवेयर को या सिस्टम को एक्सेस कर रहे होंगे, उस चीज़ में कई लोगों को फ़ोन आ रहे होंगे, ठीक है। कई लोगों को उस कस्टमर जो एरिया बना होगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा कोई उनका, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब कहने की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे मल्टीपल यूज़र किसी हार्डवेयर या किसी सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, ये जो काम होता है वो सर्वर लेवल पर होता है, सर्वर, ठीक है। सर्वर लेवल मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सर्वर क्या होता है, सर्वर लेवल पर काम होता है, वहीं पे ही ये रिसोर्स मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बड़ा काम होता है जहाँ पे नंबर ऑफ जो पीपल है वर्क कर रहे हैं किसी एक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे ये किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर वहाँ पे सर्वर की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीपल यूज़र वर्क करते हैं, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करूँ, क्या प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, साथ में हमें गेमिंग एप्लीकेशन भी ओपन की हुई है, मीडिया प्लेयर भी ओपन किया हुआ है, मतलब मल्टीपल प्रोसेस को ओपन कर रहे हैं। इन सभी प्रोसेस को जो एग्जीक्यूट किस तरह से करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है, ठीक है। मल्टीपल टास्क को हम मैनेज कर सकते हैं किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। जैसे हमने MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, बैक में हमने गेमिंग का ऑप्शन भी ओपन किया हुआ है, कहीं पे हम ब्राउज कर रहे हैं फेसबुक को, तो जो मल्टीपल प्रोसेस को एक समय पे एग्जीक्यूट करता है उस वही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, इसलिए प्रोसेस मैनेजमेंट भी इसका एक फंक्शन है। देखिए दोस्तों, मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है रैम। जितने भी प्रोसेस में हम करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट या रन करना होता है, क्या कहने वाला हूँ, जितने भी प्रोसेस में हमने जो भी डाटा हमने एग्जीक्यूट या रन कराना है वो सबसे पहले कहाँ पे जाता है, रैम में ही जाता है, ठीक है, रैम में ही जाता है, ठीक है। फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है, हार्ड डिस्क या कहीं और चला जाता है, ठीक है। जो मेमोरी मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल रैम है। देखिए स्टोरेज मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जांपल है आपके पास हार्ड डिस्क, जहाँ पे परमानेंट डाटा को स्टोर करना है। यहाँ पे क्या था, टेम्परेरी डाटा को स्टोर करना है, यहाँ पे परमानेंट डाटा को स्टोर करना स्टोरेज मैनेजमेंट में इसका बेस्ट एग्जांपल है हार्ड डिस्क, इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है दोस्तों सिक्योरिटी का। देखिए सिक्योरिटी के लिए हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे बढ़िया क्या होता है, हमसे सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड भी हम रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में या किसी मोबाइल में भी। वो भी किसके थ्रू हम पासवर्ड रख पाते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हम पासवर्ड रख पाते हैं। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवा रहा है। पासवर्ड सिक्योर पासवर्ड रख के हम अपने कंप्यूटर को जो चाहे उसको पासवर्ड दे सकते हैं, वही चला सकते हैं। इसका मतलब कि ये हमें क्या दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है। इसलिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है,
आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे से व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं हम। आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये हमने देखे फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आपको ये 5 फंक्शन रखने हैं, ठीक है, ये याद रखने हैं। और भी कई तरह के फंक्शन बन सकते हैं, हम प्रॉपर यही फंक्शन अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ते हैं अब हम। वहाँ पे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या होता है। वहाँ पे एक हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और इंटरफेस का आया था। इंटरफेस तो आपको समझ लग पड़ा। अब हार्डवेयर क्या होते हैं, जिसे हम टच या फील कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, ये सभी क्या है जिसे हम टच और फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर। एप्लीकेशन, प्रोग्राम, जिसे हम टच तो नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे जिस तरह से हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, स्प्रेडशीट है, कंपाइलर है, वेब ब्राउज़र है, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप है, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं पर उन्हें टच नहीं कर सकते। उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। फेसबुक एप्लीकेशन, ब्राउज़र जो भी है, जो भी देखते हैं, अमेज़ोन की वेबसाइट है, अमेज़ोन की ऐप है, वो भी एक क्या है, एप्लीकेशन है। आगे देखते हैं, इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करते हैं। देखिए, इंटरफेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है CUI और एक होता है GUI। CUI होता है कॉमन या करेक्टर यूज़र इंटरफेस और GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये होता है जिसके हम सिंबल या किसी कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी पर सिंबल के थ्रू, हम किसी आइकन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास ब्लैकबेरी, जो भी आपके पास लेटेस्ट आपको क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे नज़र आते हैं, ब्लैकबेरी है, एंड्रॉयड है, iOS है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी GUI के एग्जांपल हैं। इसमें हम आइकन का इस्तेमाल होता था, कलरफुल स्क्रीन होती थी। कलरफुल स्क्रीन के लिए हम GUI का इस्तेमाल करते हैं। CUI क्या होता है, जिसमें हम कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है। जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी, ठीक है, वो CUI का ही एग्जांपल है। और MS-DOS इसका बेस्ट एग्जांपल भी है, ठीक है। MS-DOS इसका बेस्ट एग्जांपल है और इसका जो मैंने बता दिया, विंडो, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी इसके बेस्ट एग्जांपल और MS-DOS इसका बेस्ट एग्जांपल है। दोस्तों, सिक्योरिटी वाइज एक क्वेश्चन आता है, बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। सिक्योरिटी वाइज बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके लिए, सिक्योरिटी वाइज, बट वो सभी यूज़ नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिकली यूज़ होता है क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत टाइप के आपको टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लस्टर्ड, रियल टाइम, हैंड हेल्डेड, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हम थोड़े से पढ़ेंगे, ठीक है। कल एक और वीडियो आएगी, उसमें हम पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। जो आपको इस टॉपिक में समझ नहीं लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जिससे मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूँ। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नॉन प्रिमिटिव भी कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे। पहले मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एक साथ रन करवा सकते हैं। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में जब CPU प्रोसेस या फिर कोई टास्क परफॉर्म करता है, कौन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जब या इन मल्टी प्रोग्रामिंग में जब CPU प्रोसेस या फिर कोई टास्क परफॉर्म करता है, एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम को रन करवा रहा होता है, बट हमें ऐसा लगता है एक साथ कई टास्क क्या हो रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं या कोई प्रोग्राम रन हो रहे हैं। जिस तरह से मल्टी प्रोग्रामिंग का एग्जांपल बेस्ट है कि आपने देखा होगा, हम अपने कंप्यूटर में या ब्राउज़र मोबाइल में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, हम यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे वर्ड पे हम काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, कोई डाटा लिख रहे हैं, पीछे हमने ब्राउज़र में ही ईमेल भी ओपन करके रखी हुई है, ठीक है, कोई ईमेल, ठीक है, कहीं और हमने क्रोम भी ओपन करके रखा हो जहाँ पे हमने फेसबुक ओपन की हुई है। फोर्थ, हमने एंटीवायरस भी ओपन किया हुआ है क्योंकि हम डाटा को ब्राउज़ कर रहे हैं, कहीं के हमारे लैपटॉप में वायरस ना आ जाए। हमने 4 एप्लीकेशन एक समय पे की हुई है,
क्योंकि ओपन की हुई है, बट हमें ऐसा लगता है हम चारों एप्लीकेशन एक साथ वर्क कर रही, बट ऐसा नहीं होता है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग में है क्या होता है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम रन करवाने की कोशिश करते हैं, पहले ये सुन लीजिए, जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम रन करवाने की कोशिश करते हैं, जो वो सभी होल्ड रहते हैं रैम के बीच में, जो रैम होती है मेन मेमोरी के बीच में होल्ड रहते हैं। जब हम मिनिमाइज करके नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं, जब भी हमने ये चार एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन में एक समय पे काम कर रहे हैं, तो पीछे जो अब हम दूसरी एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, ठीक है, ईमेल में जो पिछली एप्लीकेशन होगी वो कहाँ पे होल्ड रहेगी, वो रैम के बीच में होल्ड रहेगी। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे रहेगी वो रैम के बीच में क्या रहेगी, रैम के बीच में होल्ड रहेगी। पहले भी मैंने बताई, जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है एग्जीक्यूट करती है 2 और मोर प्रोग्राम एट ए सेम टाइम, बट सीपीयू एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम एट ए सेम टाइम। हमें ऐसा लगता है कि सभी प्रोग्राम एक साथ में रन हो रहे हैं, बट नहीं, एक समय पे एक ही प्रोग्राम तभी एग्जीक्यूट हो रहा होता है और बाकी होल्ड पर होते हैं, कहाँ पे, रैम के बीच में। ये भी आपको याद रखना है, बेहद इम्पोर्टेंट था जो आपको बताया मैंने। एक अपने माइंड सेट कर लीजिए कि आपने पूरी तरह से तरीके से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, बट आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने ये बता दिया, एमएस वर्ड प्रोसेसर ये ओपन किए हुए हैं। अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास कोई, अभी मल्टी प्रोग्रामिंग की ही बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई प्रोसेसिंग बहुत सारी के जॉब्स एग्जीक्यूट कराने के लिए पड़ी हुई हैं, ठीक है, P1 P2 P3 P4 P5 P6, ठीक है, अप टू सोन। और ये कहाँ पे होल्ड है, रैम के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, रैम सबसे पहले जो होगा पहली प्रोसेस को ही एग्जीक्यूट करेगा, जब तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी तो नेक्स्ट प्रोसेस पे नहीं जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि सभी प्रोसेसिंग एक समय पर एग्जीक्यूट हो रही है, जो आपको ये एग्जांपल दिया, बट ऐसा नहीं होता है। वन टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव कहते हैं, ठीक है। P1 को जब रैम से निकाल कर हमने CPU को दिया, जब ये प्रोसेसिंग के लिए रैम से निकल के CPU के पास किया, तो इसका मतलब CPU पर डाटा का लोड भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो CPU खाली नहीं बैठेगा, एक प्रोसेस ख़त्म हुई तो दूसरे प्रोसेसर पर P2 पे चला जाएगा उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ये इसकी क्या है, इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। ये भी आपको याद रखना है, बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऐसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि एक टाइम डिवाइड कर दिया जाता है ईच प्रोसेस के लिए। अलग अलग टाइम पर हर प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो अलग अलग टाइम हर प्रोसेस के लिए डिफाइन किया जाता है। क्या कहने की बात कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास क्लास में क्या था, हमने बात की थी मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग की, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग पीछे क्या बोला वो भूल जाओ। देखिए पहले मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ये होते हैं प्रिमिटिव होते हैं, मतलब कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम सिर्फ एक प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है तो अच्छा है, बढ़िया है, अदरवाइज हम डाटा को फ्यूचर में एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी डाटा बचा हम नेक्स्ट डाटा को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। बेशक जो पहली कहने का मतलब है, हमारे पास एक क्लास है जहाँ पे 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट के पास 5-5 क्वेश्चन है, मतलब ईच स्टूडेंट के पास 5 क्वेश्चन है, 20 स्टूडेंट के पास अलग अलग 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, क्या बताया कि हमने पहले डिसाइड कर लिए कि हम जो प्रोसेस है, ठीक है, सिर्फ कुछ ही समय के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब कि हम क्या करेंगे कि बच्चे ने जैसे समझ लो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी कर लिए, तो हम नेक्स्ट बच्चे के पास चल जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे कि हमें जो तीन बचे हैं उसको हम बाद में एग्जीक्यूट करवा लेंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन बाद में हम कर लेंगे। इससे क्या हुआ, 2-2 क्वेश्चन करते करते हम 20 स्टूडेंट के पास चले गए, तो इससे क्या हो गया, जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत फास्ट हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस है। बट मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता था, जो पीछे पड़ा मल्टी प्रोग्रामिंग ये वाला, इसमें क्या था, जो 20 स्टूडेंट थे उनके पास क्या थी,
पाँच पाँच क्वेश्चन थे। तो पहले जो पहला स्टूडेंट था, सबसे पहले उसको जो 5 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते, तो नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाना था, 5 क्वेश्चन उसको भी सोल्व करने पड़ते, फिर तीसरे पर अप टू 1। इसका मतलब है कि जब तक मल्टी प्रोग्रामिंग में पहला स्टूडेंट सभी जॉब्स को एग्जीक्यूट नहीं कर लेता, तो दूसरे स्टूडेंट के पास हम नहीं जा सकते। बट मल्टीटास्किंग में ऐसा नहीं है, हम आधे भी जॉब्स को एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हम नेक्स्ट जॉब्स पे जा सकते हैं। जो आधी जॉब रह जाएगी वो हम फ्यूचर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब कि हमने एक स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन दिए हैं, वो 2 क्वेश्चन भी सोल्व कर लेता है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जा सकते हैं। जो 3 क्वेश्चन है वो बाद में सोल्व होते रहेंगे। तो मल्टीटास्किंग में क्या हुआ, जो रिस्पॉन्सिव टाइम है वो बहुत फास्ट हो गया, जल्दी से जल्दी हम 20 में स्टूडेंट के पास पहुंच सकते थे। पर मल्टी प्रोग्राम में क्या था, जब तक पहला स्टूडेंट पूरे 5 क्वेश्चन नहीं कर लेता तब तक सेकंड स्टूडेंट के पास नहीं जा सकते थे, जिससे क्या हो गया, टाइम जो हो गया वो ज़्यादा लगता था। ठीक है, ये याद रखना है। जो आजकल के लैपटॉप होते हैं वो भी मल्टीटास्किंग पर ही वर्क करते हैं। जो आजकल के लैपटॉप होते हैं वो मल्टीटास्किंग पर ही वर्क करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज़ नहीं होता है, ये होता था साइंटिफिकली यूज़ होता था। 1970 के दशक में ये बहुत पॉपुलर था। देखिए, इसमें क्या होता था, बैचेस बने होते थे, मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का हम क्या करते थे, एक बैच बना लेते थे और हम कंप्यूटर को दे रहे हैं ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। जो भी हमें सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने MS वर्ड में 20 तरह की PDF बनानी है, तो सिमिलर तरह का ही वर्क हुआ। वैसे कोई सिमिलर तरह का साइंटिफिकली वर्क होता होगा, तो उसको क्या करते थे, उसका बैच बना लेते थे और कंप्यूटर को दे देते थे ताकि कंप्यूटर उस प्रोसेस को क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास B1, B2, B3 बैच है। इसके पास 5 कमांड है जिसको इसने प्रोसेस करना है। इसके बाद 4 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 10 है। जब तक ये 4 बैच 1 की 4 जो कमांड है एग्जीक्यूट नहीं होगी, तब तक ये सेकंड बैच के पास नहीं जा पाएगा। तो ये बहुत समय लेता था। इसका मतलब है, देखिए दोस्तों, समय लेने की वजह से क्या हुआ, इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है स्टारवेशन। हमारे पास जब 5 जॉब्स हैं, ठीक है, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है, B3 तक ली है, ठीक है। इफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द टाइम ऑफ B1 इज वेरी हाई, then other 4 jobs will never to be going to be executed or they will have to wait for a very high time। जब तक B1 की जॉब सारी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब हम B2 पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अब B1 की हमें क्या पता, 1 मिनट में भी एग्जीक्यूट हो सकती है, प्रोसेसर पर है, ठीक है, कितना बड़ा डाटा है ये भी डिपेंड करता है। नहीं तो जब तक B1 का एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक हम B2 पर नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब हुआ है एग्जीक्यूशन टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता था। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा समय वेट करना पड़ता था, किसके लिए, सभी प्रोसेस को होने के लिए। ये भी आपको याद रखना है। आपको बता दिए स्टारवेशन इसका क्या है, एक डिसएडवांटेज है। देखिए, यहाँ पे कोई बैच 1 है, ठीक है, रिसोर्स 1 है, यहाँ पे डाटा प्रोसेस होने के लिए गया, ठीक है। जब तक ये डाटा प्रोसेस नहीं होगा, इसकी जो आउटपुट नहीं आएगी, तो वेटिंग रिसोर्स जो बैच सेकंड है उसके पास नहीं जाएगा, वेटिंग पीरियड लगा रहेगा। जब तक ये प्रोसेस पूरी तरह हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगी, तभी ये सेकंड बैच पे जाएगा और डाटा को प्रोसेस करेगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती थी। देखिए दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देयर आर मोर देन 1 प्रोसेसर या CPU प्रेजेंट इन द सिस्टम विच कैन एग्जीक्यूट मोर देन 1 प्रोसेसर एट द सेम टाइम, जिसके कारण प्रोसेस क्या हो जाती थी, फास्ट हो जाती थी। उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। मतलब कि एक समय पर क्या, देयर आर मोर देन 1 प्रोसेसर, एक समय पर क्या होते थे, एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते थे, जिससे जो एग्जीक्यूशन स्पीड थी वो ज़्यादा हो जाती थी। जैसे कि हमारे पास जो प्रोसेसर आते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। ड्यूल कोर हो सकता है जिसमें 2 प्रोसेसर लगे होते हैं, क्वाड कोर हो सकता है 4 प्रोसेसर, ऑक्टल हो सकता है, कोर 8 प्रोसेसर लगे होते हैं।
देखिए मेन मेमोरी है, रैम में कोई डाटा पड़ा हुआ, वो सीपीयू के पास जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक डाटा प्रोसेस होगा तभी दूसरा होगा, नहीं, इसमें मल्टीपल प्रोसेसर है, एक डाटा यहाँ पे चला जाएगा, दूसरा इस तरफ चला जाएगा और आपके पास क्या होगी, आउटपुट आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। ये एक बेस्ट एग्जांपल है ड्यूल कोर, क्वाड कोर और ऑक्टल कोर। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे जहाँ पे हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म कर देंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और क्या नहीं समझ लगा वो भी बताएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सही ढंग से आपको समझा सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।